गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है वाद पत्र कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट अ प्लेंट। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि अदालत में शुरुआत ही एक वाद पत्र से होती है। यदि किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि अनुबंध भंग उसका कर दिया जाता है, तो अनुबंध पालन का दावा एक वाद पत्र के साथ ही कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति की जमीन पर कोई व्यक्ति कब्जा करने की धूस देता है, तब स्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी वाद कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। ये शुरुआत ही एक वाद पत्र से होती है। यदि किसी व्यक्ति के स्वत्व को अदालत में चुनौती दी जाती है, तो वो व्यक्ति उसके जो वैध अधिकार हैं उनकी घोषणा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत अदालत में वाद प्रस्तुत करके वो उसको स्वत्व की घोषणा करवा सकता है। तो इस प्रकार से वाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये वाद पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसमें किन किन धाराओं का उपयोग होता है, किन किन आदेशों का उपयोग होता है, किस प्रकार से इसका इसमें पालन किया जाता है, उस पर भी हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि वाद पत्र को संस्थित किए जाना धारा 26 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में बताया गया है, और आदेश 4 ये भी वाद के संस्थित किए जाने से ही संबंधित है। दोनों का बुक के अंदर भी जो शीर्षक और टाइटल जो लिखा हुआ है वाद का संस्थित किया जाना ही से लिखा हुआ है। तो ये दोनों इसी इसी उसी से संबंधित हैं कि ये वाद किस प्रकार से संस्थित किया जाएगा। इसी प्रकार से जब वाद संस्थित कर दिया जाता है तो आदेश 5 के तहत समन निकाला जाता है। उसी प्रकार से धारा 27 से लेकर 32 तक में भी समन निकाले के बारे में ही बताया गया है। तो ये सभी आदेश में सभी आदेश और जो धारा है ये इनमें क्या अंतर है, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। वाद पत्र में जो लिखा जाएगा तो उसमें क्या आवश्यक तत्व होना चाहिए, जो आदेश 7 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में बताया गया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके अलावा जिन जिन टॉपिकों पर हम आज चर्चा करेंगे उनकी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे देता हूं। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है सर आपका, क्योंकि यदि वाद पत्र ही आपने गलत कोर्ट में पेश कर दिया तो आपका वाद चलने योग्य नहीं होगा। आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत उसको निरस्त कर दिया जाएगा। लिमिटेशन एक्ट 1963 का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है वाद पत्र में, क्योंकि वाद पत्र जब आप पेश करेंगे तो आपको सबसे पहला यही देखना होगा कि ये कहीं लिमिटेशन बहाय तो नहीं है। यदि आपका वाद लिमिटेशन के बहाय है और आपने उसके बाद भी उसको कोर्ट में पेश कर दिया बगैर धारा 5 के आवेदन के, लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 का विलंब माफी का आवेदन लगाया जाता है, उसके बगैर यदि आपके द्वारा पेश कर दिया गया और यदि वाद आपका दर्ज भी हो गया, वैसे तो प्रारंभिक स्थिति में उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, लेकिन किसी कारणवश वो आपका दर्ज भी हो गया तो ये खामजाना आपको कई साल बाद भी भुगतना पड़ सकता है सर। जैसे कि यदि आपका वाद चलते हुए 8 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 12 साल हो गए आपको कोर्ट में दावा लड़ते हुए, 6-7 जज साहब भी बदला गए, और जब बाद में वाद विषय भी बन गए और उस वाद विषय में जज साहब ने एक वाद विषय ये बनाया, क्या वादी का दावा अवधि बाह्य है लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत, और वो पाते हैं तो भले ही आपका दावा तथ्यात्मक रूप से सही है, आप उस केस को जीतने वाले हैं, लेकिन लिमिटेशन एक्ट के तहत नहीं आने के कारण वो दावा आपका निरस्त भी किया जा सकता है। इसलिए ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर, इसमें वाद पत्र को लिखे जाने में हमें लिमिटेशन एक्ट 1963 का भी अध्ययन करना बड़ा जरूरी है। धारा में और आदेश में क्या अंतर है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में जिन टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे उसमें सर मैं आपको सिलसिलेवार पढ़ के बता देता हूं शॉर्ट में। आदेश 4 वादों का संस्थित किया जाना, इसमें वाद पत्र द्वारा वाद का प्रारंभ और वादों का रजिस्टर, इस पर हम चर्चा करेंगे। धारा 26 वादों का संस्थित किया जाना, इसमें धारा 26 से लेकर 32 तक हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें क्या प्रावधान दिए गए। आदेश 5 में समनों का निकाल जाना, उनकी तामील, और 27 से 32 में जो बताया गया है समनों की तामील के बारे में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आदेश 6, आदेश 7, आदेश 8, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। आदेश 7 में प्लीडिंग के बारे में बताया गया है कि वाद पत्र में तथ्यों का उल्लेख होगा और क्या क्या उल्लेख होगा, ये सभी जानकारी मैं आपको बुक के अंदर से भी दूंगा, और आपके लिए बड़ी सरल और आसान भाषा में ई बुक के अंदर भी ये जानकारी मैंने तैयार करके रखी है, उससे उसके अंदर से भी मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। धारा और आदेश में क्या अंतर है और लिमिटेशन एक्ट, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो वाद पत्र के लिखे जाने से संबंधित हैं, क्योंकि यदि वाद पत्र के लिखे जाते समय इन धारा और आदेशों का पालन नहीं किया गया तो आपका वाद पत्र निरस्त भी हो सकता है। इसलिए बड़ी जागरूकता के साथ आपको वाद पत्र लिखना आवश्यक है, क्योंकि यदि वाद पत्र में आपने लिमिटेशन का ध्यान नहीं रखा तो आपका वाद पत्र निरस्त हो सकता है।
वाद पत्र में आपने वाद का सही मूल्यांकन नहीं किया तो आपका वाद लौटाया जा सकता है। सही कोर्ट फीस आपने जमा नहीं की तो और न्यायालय के द्वारा आपको निर्देश भी दे दिया गया, उसके बाद भी आपके द्वारा कोर्ट फीस जमा नहीं कराई गई तो भी आपका दावा निरस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से आदेश 6, आदेश 7, आदेश 8 और जब प्रतिवादी को सूचना जारी की जाती है और वो उपस्थित होता है और 30 दिन में उससे उसका वादोत्तर लिया जाता है। यह आदेश 8 में जो बताया गया है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। काउंटर क्लेम पे भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें प्रतिवादी उपस्थित होने के बाद वादोत्तर के साथ काउंटर क्लेम भी प्रस्तुत कर सकता है। ये आदि सभी बातों पे आज के हम वीडियो में चर्चा करेंगे। सर आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वीडियो को आप बीच में स्किप न करें, पूरा देखें। वाद पत्र कैसे लिखा जाएगा, वाद पत्र के लिखे जाने के ड्राफ्टिंग के प्रारूप को भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है। वाद पत्र में क्या क्या तत्व लिखे जाएंगे वो सारी डिटेल जानकारी आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और आज का वीडियो एक प्रैक्टिकल ज्ञान के लिहाज से भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये वकीलों के लिए, लॉ के स्टूडेंटों के लिए और एक आम व्यक्ति के लिए, सभी के लिए बड़ा उपयोगी वीडियो है। क्योंकि जब वाद पत्र कोर्ट में पेश किया जाता है तब इसकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। हमारे मन में सबसे पहला यही सवाल उत्पन्न होता है कि वाद पत्र कैसे लिखा जाएगा, वाद पत्र में क्या क्या चीज लिखी जाएंगी। आदेश 6 नियम 15 इसके तहत उसका सत्यापन भी किया जाएगा वाद पत्र का, आदेश 6 के तहत। और वाद पत्र के साथ वादी का रजिस्टर्ड पता भी पेश किया जाएगा। ये सभी छोटी छोटी बातें हैं सर। यदि इन छोटी छोटी बातों को भी हमने ध्यान नहीं रखा तो हमारा वाद पत्र अदालत में चलने योग्य नहीं होगा। वाद पत्र 2 प्रति में पेश किया जाएगा, जो आदेश 4 नियम 1 में बताया गया है। ये सब पे पूरी डिटेल चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। तो आइए सर, मैं आपको अब बुक के अंदर से सबसे पहले वो जानकारी प्रदान करता हूं जो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है। आगे बढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं सर आपको और दे दूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कुल 1 लगायत 158 धाराएं दी गई हैं और 51 इसमें आदेश दिए गए हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल कितने भागों में बांटा गया है इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसकी ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी गई है। उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो इस ई बुक की लिंक भी मेरे द्वारा दे दी गई है। और इसी प्रकार से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 क्या है इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और आज के हमारे वीडियो का महत्वपूर्ण टाइटल है कि वाद पत्र क्या है। अब वाद पत्र सर जब अदालत में पेश किया जाएगा, यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है, उसको किसी भी प्रकार से चीटिंग किया गया है या बलपूर्वक उसकी संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है या अनुबंध को भंग कर दिया गया है, तो सबसे पहले उसकी शुरुआत वाद पत्र से होगी। वाद पत्र की शुरुआत कहां से होगी, तो ये धारा 26 में इसका प्रावधान दिया गया है। मैं सबसे पहले धारा 26 और आदेश 4 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, आप देख रहे हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है सर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदेश 4 में वादों का संस्थित किया जाना, ये इसका अनुमान लिखा हुआ है। और इधर धारा 26 में भी वादों का संस्थित किया जाना ही लिखा हुआ है। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड भी सेम बुक में सर लिखा हुआ है। अब हम धारा 26 को देख लेते हैं कि हर वाद पत्र को उपस्थित करके, हर वाद पत्र को उपस्थित करके या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा विहित किया जाए संस्थित किया जाएगा। तो धारा 26 ये बताती है कि हमें वाद पत्र के द्वारा अदालत में अपने दावे को पेश करना होगा। किस प्रकार से? वाद पत्र में तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। वाद पत्र के साथ एक शपथ पत्र भी लगाया जाता है। वो प्रावधान कहां दिए गए? वो 26(2) में दिए गए कि वाद पत्र के साथ शपथ पत्र लगाना आवश्यक है। यदि इस बात को आपने शपथ पत्र नहीं लगाया तो वो वाद पत्र आपका स्वीकार योग्य नहीं माना जाएगा। जब जो धारा और जो आदेश ये बनाए इसलिए गए ताकि हम इन नियमों का पालन करते हुए वाद पत्र कोर्ट में प्रस्तुत करें। ये इसमें मुख्य प्रावधान बताया गया है। जब आप वाद पत्र पेश कर देंगे शपथ पत्र के साथ, सत्यापन के साथ, वकील पत्र के साथ, प्रोसेस शुल्क के साथ, कोर्ट फीस के साथ, 2 प्रत में जब आप वाद पत्र पेश करेंगे, उसके बाद वो रीडर जांच रिपोर्ट पर लगाया जाएगा। रीडर जांच उसमें जब रिपोर्ट लगाने के बाद फिर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। उसके बाद फिर आगे का जो आदेश किया जाएगा वो समन का आदेश किया जाएगा, जो धारा 27 में बताया गया है। समन और प्रकटीकरण धारा 27 में प्रतिवादियों को समन के बारे में इसमें बताया गया है कि जहां कोई वाद सम्यक रूप से संस्थित किया जा चुका है या जहां कोई आदेश 11 नियम 12 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और धारा 30 ये दोनों भी एक दूसरे से संबंधित हैं। जिस प्रकार से धारा 26 और आदेश 4 एक दूसरे से संबंधित हैं, उसी प्रकार से धारा 30 में भी बताया गया है कि ऐसी शर्तों और परिसीमाओं का अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, न्यायालय किसी भी समय या तो स्वीकृति से या किसी भी पक्षकार के आवेदन पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो दस्तावेजों और तथ्यों की स्वीकृति से और दस्तावेजों या अन्य भौतिक पदार्थों के जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हों
प्रकटीकरण निरीक्षण किए जाने, परिबद्ध किए जाने, लौटाए जाने से संबंधित सभी विषयों में आवश्यक या युक्तियुक्त हैं। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है सर। इसी प्रकार से ये जो समन निकाला जा सकेगा जिनकी हाजिरी या तो साक्ष्य देने या दस्तावेजों को पेश करने या पूर्वोक्त जैसे अन्य पदार्थों को पेश करने के लिए अपेक्षित की जाएगी। इसी प्रकार से यह आदेश दे सकेगा कि तथ्य शपथ पत्र द्वारा दिए जाएं, जैसा कि आदेश 11 नियम 12 में भी यदि आवेदन न्यायालय के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर प्रतिवादी को या वादी को शपथ पत्र पे दस्तावेजों के प्रकटीकरण का आदेश दिया जाता है। यदि न्यायालय के आदेश की उसके द्वारा जानबूझकर अवहेलना की जाती है और न्यायालय को ये नोटिस होता है और न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि ये जानबूझकर आदेश की अवहेलना की गई है, तो आदेश 11 नियम 21 के तहत यदि वो वादी है तो उसका दावा खारिज भी किया जा सकता है और यदि वो प्रतिवादी है तो उसकी प्रतिरक्षा काटी भी जा सकती है। आदेश 11 नियम 21 पे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ एक मैंने वीडियो अपलोड किया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, और आदेश 11 नियम 21 के तहत वाद किस प्रकार से खारिज किया जाएगा उस पर भी मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आदेश 11 नियम 12 में डिस्कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। ये चूंकि हम वाद पत्र कैसे लिखा जाएगा तो ये इसी बीच में ये धारा 27 से धारा 32 में धारा 30 आई है जो कि हमारे वीडियो के टाइटल से ही संबंधित है, क्योंकि धारा 26 के तहत जब हम वाद संस्थित करेंगे तो उसी में जो समन की तामीलों में जो बताया गया उसी में प्रकटीकरण का भी बताया गया, इसलिए मैंने आदेश 11 नियम 12 के बीच में आपको अतिरिक्त जानकारी प्रदान की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में साक्षी को समन से 31 के बारे में और 32 में व्यतिक्रम के लिए शास्ति के बारे में बताया। शास्ति किस प्रकार से दी जाएगी? धारा 32 के तहत न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम धारा 30 के अधीन समन निकाला गया है हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकेगा। गिरफ्तारी के लिए वारंट भी सर न्यायालय निकाल सकता है। उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकेगा और उसका विक्रय भी कर सकेगा। उसके ऊपर 5,000 रुपए से अनधिक जुर्माना भी अधिरोपित कर सकेगा। उसे आदेश दे सकेगा कि वो अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दे और व्यतिक्रम करने पर उसको सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा। तो ये व्यतिक्रम में शास्ति देने का भी न्यायालय को पूर्ण अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार से अब हम आदेश 4 को भी देख लेते हैं। दोनों में टाइटल और शीर्षक वाद का संस्थित किया जाना ही है, क्योंकि वाद पत्र कैसे लिखा जाएगा तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमको इसमें मिली है धारा 26 में कि वाद पत्र के साथ शपथ पत्र भी लगाया जाएगा। हमारे मन में सवाल पैदा होता है कि हम वाद पत्र कैसे लिखें, क्या इसके साथ शपथ पत्र लगाना होगा या नहीं होगा, क्या इसका सत्यापन करना होगा कि नहीं होगा। ये सभी सवाल हमारे मन में जब पैदा होते हैं तो उसमें सबसे प्रथम जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि धारा 26 में स्पष्ट बताया गया है कि वाद पत्र एक शपथ पत्र के साथ जो उसके तथ्य हैं उनके लिए लगाया जाएगा। ये चीज सर एक स्पष्ट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे मन में सवाल पैदा होता है, कई बार हम भूलवश A4 साइज पे दावा टाइप करा के एक ही प्रत में कोर्ट में पेश कर देते हैं। हमको ज्ञान नहीं होता है, कई बार हमें ज्ञान होता भी है या कई बार हम भूलवश भी पेश कर देते हैं और कई बार हमें पता भी होता है। तो ये एक हम हमारे सीनियर अधिवक्ता को देखते हुए कर देते हैं कि हाँ हमारे सीनियर अधिवक्ता ने 2 प्रत में पेश किया, लेकिन ये कानून में प्रावधान कहाँ लिखा गया है? उसी के लिए सर आज का मेरा वीडियो महत्वपूर्ण आपके लिए बनाया है, ताकि आप उसके एक एक पहलू से परिचित हो सकें कि आखिर वाद पत्र कैसे लिखा जाएगा और उसमें कौन कौन सी धारा और कानून लागू होंगे। तो आदेश 4 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता पे अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है। आदेश 4 में वादों का संस्थित किया जाना। वाद पत्र द्वारा वाद का प्रारंभ होगा। हर न्यायालय को या उसके द्वारा इस नियमित नियुक्त किसी अधिकारी को 2 प्रतियों में वाद पत्र उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा। ये सवाल का जवाब सर आपको यहाँ मिल रहा है। आदेश 4 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि वाद पत्र 2 प्रतियों में पेश किया जाएगा। धारा 26 में स्पष्ट लिखा हुआ है वाद पत्र के साथ शपथ पत्र लगाया जाएगा। तो दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आज आपके सामने मैंने आपको स्पष्ट किए हैं धारा और आदेश के साथ। हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि हर वाद पत्र आदेश 6 और 7 में अंतर्विष्ट नियमों का वहां तक अनुपालन करेगा जहां तक वे लागू किए जा सकते हों। धारा 6 में प्लीडिंग के बारे में बताया गया है कि जब हम वाद पत्र लिखेंगे तो उसके अंदर प्लीडिंग में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये मैं अभी आपको आगे जानकारी दूंगा। और धारा 7 में वो कंटेंट है, वो विषय वस्तु है जिनका हमें वाद पत्र में उल्लेख करना नेसेसरी है। यदि हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे तो भी हमारा वाद चलने योग्य नहीं माना जाएगा। ये दोनों मैं आपको अभी आगे जानकारी प्रदान करूंगा। मैं इसमें आगे जानकारी देता हूं आपको कि
वाद पत्र तब तक सम्यक रूप से संस्थित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक वह उपनियम 1 और उपनियम 2 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन नहीं करता। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि वाद पत्र विधि अनुसार पेश किया गया तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि आदेश 4 के नियम 1 और उपनियम 2 का पालन नहीं किया गया हो। नियम 1 क्या कहता है कि वाद पत्र 2 प्रत में पेश किया जाएगा। उपनियम 2 क्या कहता है, उपनियम 2 में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं कि वाद पत्र को जब अदालत में पेश किया जाएगा तो उसमें आदेश 6 और आदेश 7 का पालन किया जाएगा। जो आदेश 6 प्लीडिंग से संबंधित है और आदेश 7 विषय वस्तु से संबंधित है, जिसका उल्लेख मैं अभी आपको जस्ट इसके बाद ही सर आपको इसके बारे में आगे मैं जानकारी दूंगा। अब इसमें सर आते हैं वादों का रजिस्टर। आदेश 4 नियम 2 में जब आपने वाद पत्र कोर्ट में पेश कर दिया तब अदालत का एक रजिस्टर होता है जिसमें उसको दर्ज किया जाता है। तो आदेश 4 नियम 2 में बताया गया है, न्यायालय हर वाद की विशिष्टियों को उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक में जो सिविल वादों का रजिस्टर कहलाएगी प्रविष्टि कराएगा। ऐसी प्रविष्टि हर वर्ष उसी क्रम में संख्याकित होगी जिसमें वाद ग्रहण किए गए हों। तो ये हमारे सर सामने ये चीज स्पष्ट हो गई कि वाद पत्र कैसे लिखा जाएगा। तो वाद पत्र के लिखे जाने में हमें सबसे पहले वाद पत्र के साथ शपथ पत्र लगाना होगा, 2 प्रत में वाद पत्र पेश करना होगा, आदेश 6 और आदेश 7 के नियमों का उसमें पालन करना होगा, तभी ये माना जाएगा कि वाद विधि अनुसार कोर्ट में पेश किया गया है। अब सर हमने कोर्ट में वाद पत्र तो पेश कर दिया। वाद पत्र पेश करने में जो आदेश 6 और 7 का जो प्रावधान दिया गया उन पे भी मैं आपको संक्षिप्त ध्यान आदेश 5 के बाद दिलाऊंगा सर। अभी मैं आदेश 5 में आपको बता देता हूं कि जब वाद पत्र पेश कर दिया जाएगा तो फिर न्यायालय में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो आदेश 5 के तहत अपनाई जाएगी। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 5 बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें समनों का निकाला जाना और उनकी तामील, समनों का निकाला जाना आदेश 5 में बताया गया है। समनों का निकाला जाना और उनकी तामील ये स्पष्ट आदेश 5 में बताया गया और यही प्रावधान धारा 27 से लेकर 32 में भी किए गए। 32 में जो प्रावधान किए गए मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। 26 में तो वादों का संस्थित किया जाना सर स्पष्ट बताया गया है। 27 में प्रतिवादियों को समन जारी किया जाएगा। 28 में प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है तो वहां समन की तामील कैसे की जाएगी ये प्रावधान बताए गए। 29 में विदेशी समनों की तामील के बारे में बताया गया है। 30 में प्रकटीकरण और उसके सदस्य बातों को संस्थित बातों के बारे में शास्त्री के बारे में बताया गया है। 31 में साक्षी को समन, 32 में व्यक्तिक्रम के लिए शास्त्री। तो ये सभी धाराएं भी आदेश 5 से ही संबंधित है। जिस प्रकार से धारा 26 आदेश 4 से संबंधित है उसी प्रकार से समनों की तामील का जो धारा है ये आदेश 5 से संबंधित है। इनका उल्लेख जो है कि वाद पत्र में प्रस्तुत करने के बाद इनका उपयोग किया जाएगा। तो आदेश 5 में जो समन जारी किया जाएगा सबसे पहले सर मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 है आदेश 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का उपनियम 1। जब वाद सम्यक रूप से संस्थित किया जा चुका हो तब उपसंजात होने और दावे का उत्तर देने और अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन यदि कोई हो समन के तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर फाइल करने के लिए समन प्रतिवादी के नाम निकाला जाएगा। वाद पत्र में वादी का पूरा पता, प्रतिवादी का पूरा पता इसीलिए लिखा जाता है ताकि उस पते पे प्रतिवादी को समन जारी किया जा सके। तो जब समन निकाला जाएगा तो समन निकालने के बाद 30 दिन के बाद जब वो उपस्थित होगा तो उससे लिखित में उसका वादोत्तर मांगा जाएगा। वो काउंटर क्लेम भी पेश कर सकता है सर इसमें आदेश 8 के तहत। उसको सेट ऑफ भी कहते हैं। उस पे उसको पूरा राइट्स है कि वो उसका वादोत्तर भी पेश कर सके। यदि उसके पास कोई अधिकार है दावा के तो वो उसके आधार पर अदालत में काउंटर क्लेम भी पेश कर सकता है। जब प्रतिवादी वाद पत्र के उपस्थित किए जाने पर उपसंजात हुआ हो और वादी का दावा स्वीकार कर लिया हो तब ऐसा समय नहीं निकाला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि वादी ने न्यायालय में जज साहब के समक्ष दावा पेश किया और उसी दिन प्रतिवादी भी उपस्थित हो गया और जज साहब के सामने उपस्थित होकर उसने पूरा दावा स्वीकार कर लिया, तब ऐसी स्थिति में सर समन नहीं निकाला जाएगा। ये आगे जो बताया गया है, प्रतिवादी वाद पत्र के उपस्थित किए जाने पर ही उपसंजात हुआ और वादी का दावा स्वीकार कर लिया तब ऐसा समन नहीं निकाला जाएगा। इसी में आगे बताया है कि जहां प्रतिवादी उक्त 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है तो उसे ऐसी किसी अन्य दिन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा जो कि न्यायालय द्वारा लिखित में अभिलिखित कारणों से विनिर्दिष्ट किए जाएं जो समन की तामील से 90 दिन से परे नहीं होगी। ये सीपीसी में बिल्कुल लिखा हुआ है। न्यायालय उसके समय को कुछ समय के लिए बढ़ा सकता है। वह प्रतिवादी जिसके नाम उपनियम 1 के अधीन समन निकाला गया हो स्वयं। अब वकील साहब की उपस्थिति कैसे होगी?
तो उसमें खा में बताया, ऐसे प्लीडर द्वारा जो सम्यक रूप से अनुदिष्ट हो, वाद से संबंधित सभी साधारण प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समर्थ हो, अथवा ऐसे प्लीडर द्वारा जिसके साथ कोई व्यक्ति है जो ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ है, उपसंजात हो सकेगा। वकील साहब के साथ भी हो सकता है, उपस्थित हो। और ऐसा समन न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह नियुक्त करे हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगेगी। तो ये सर मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया। अब मैं जो वाद पत्र में जो महत्वपूर्ण बात है आदेश 6 पे सर, उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो हमारे वीडियो के टाइटल से ही संबंधित है कि प्लीडिंग एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। मैंने आपके लिए ई बुक तो तैयार करके रखी ही है, लेकिन मैं आपको बुक के अंदर से भी उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर देता हूं कि आदेश 6 जो प्लीडिंग से संबंधित है और उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मैं बुक में से उसे ही निकाल रहा हूं सर। आदेश 6, अभिवचन साधारणता। अभिवचन से वाद पत्र का लिखित कथन अभिप्रेत है। अभिवचन से वाद पत्र या लिखित कथन, कहने का मतलब ये हुआ कि जहां अभिवचन शब्द इस्तेमाल होगा प्लीडिंग, तो उसमें वाद पत्र भी माना जाएगा और प्रतिवादी द्वारा जो उसका रिटर्न स्टेटमेंट दिया जाएगा, जिसको हम वादोत्तर कहते हैं, काउंटर क्लेम कहते हैं, वो भी प्लीडिंग के अंतर्गत ही माना जाएगा। और उनमें सभी में नियम यही लागू होंगे जो आदेश 6 में बताए गए। नंबर 1 है। नंबर 2 है, अभिवचन में तात्विक तथ्यों का ना कि साक्ष्य का कथन होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके फैक्ट हैं, उन फैक्ट को, पूरी घटना को व्यवस्थित तरीके से आपको अपने दावे के अंदर लिखना होगा। उदाहरण के तौर पे यदि आपने रजिस्ट्री के आधार पर कोई मकान खरीदा है और कोई व्यक्ति आपके स्वत्व को चुनौती देता है, तब आपको उस रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर स्वत्व घोषणा का दावा जब पेश करना होगा, तो सारे तथ्य लिखना होंगे कि आपने किस प्रकार से रजिस्ट्री से उसको खरीदा है, रजिस्ट्री का क्रमांक, नंबर। तो इस प्रकार से आपको तथ्य का उल्लेख करना होगा, उसमें साक्ष्य का उल्लेख दावे की प्लीडिंग में नहीं करना होगा। 3 में बताया अभिवचन के प्रारूप के बारे में। 4 में जहां आवश्यक हो वहां विशिष्टियों का दिया जाना, मतलब यदि आवश्यक है तो विशिष्टियां आपको उसमें देना होगी। अभियोजन करने वाला पक्षकार किसी दुरुपदेशन, कपट, न्यास भंग, जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम या सेमक असर के अभिभाग पर निर्भर करता है, तो वह अन्य सभी मामलों में जिनमें उन विशिष्टियों के अलावा विशिष्टियां जो पूर्वोक्त उदाहरण के स्वरूप दर्शित हैं, आवश्यक अभिवचन में वे विशिष्टियां कथित की जाएंगी। मतलब यदि वो दुरुपदेशन, कपट, न्यास भंग, जानबूझकर या व्यतिक्रम इस ग्राउंड को भी लेके आता है, तो उसको स्पष्ट खोल के इसमें लिखना होगा कि किस प्रकार से दुरुपदेशन दिया गया, किस प्रकार से कपट किया गया, किस प्रकार से जानबूझकर उसके साथ ये न्यास भंग किया गया, ये कार्य किया गया, उसको स्पष्ट लिखना होगा। ये आदेश 6 में बताया गया है, ये प्लीडिंग के आवश्यक तत्वों में शामिल है। पूर्वभाव शर्त को 6 में बताया है। कोई फेरबदल होता है, अभिवचन के दावे का कोई नया आधार या तथ्य जो उसका अभिवचन करने वाले पक्षकार के पूर्वतन अभिवचनों के संगत बिना संशोधन के न उठाया हो, उसको भी इसमें अंतर्विष्ट करना होगा। 8 में संविदा का प्रत्याख्यान। 9 में दस्तावेज के प्रभाव का कथन किया जाना, प्रभाव का कथन किया जाना। 10 में विदेश गुआन आदि का उसमें उल्लेख किया जाना। 11वें में सूचना और विवक्षित संविदा का संबंध। ये सभी बातें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सर 14 में, आदेश 6 नियम 14 में और 13 में विधि की उपधारणाओं के बारे में बताया गया है कि विधि किसी पक्षकार के पक्ष में करती है या सबूत का भार प्रतिपक्ष पर है। पक्षकारों में से किसी के द्वारा किसी भी अभिवचन में अभिकथित करना तब तक आवश्यक ना होगा तब तक कि उसका प्रत्याख्यान विनिर्दिष्ट रूप से न किया गया। एक उदाहरण से भी इसमें समझाया गया है। मैं उदाहरण पर के आपको बता देता हूं कि जहां वादी के सारभूत आधार के रूप में विनिमय पत्र पर ना कि उसके प्रतिफल के लिए वाद लाता है, वहां विनिमय पत्र का प्रतिफल माना जाएगा। तो इसमें जो 14 है सर, अभिवचन का हस्ताक्षरित किया जाना, कि हर अभिवचन हस्ताक्षरित किया जाएगा पक्षकार द्वारा या उसका कोई प्लीडर है तो उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। स्पष्ट लिखा हुआ आदेश 6 नियम 14 में। बिना दस्तखत करे कोर्ट में दावा पेश नहीं किया जाएगा सर, ये भी आपको ध्यान रखना है। परंतु जहां अभिवचन करने वाला पक्षकार अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य अच्छे हेतु से अभिवचन पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, मतलब जो वादी स्वयं ही उस पे या प्रतिवादी स्वयं दस्तखत करने में किसी उचित कारण से असमर्थ है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकेगा जो उसकी ओर से उसे हस्ताक्षरित करने के लिए या वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत है। मतलब उसने जिसको अधिकृत किया है वो भी उसके द्वारा दस्तखत करके कोर्ट में दावा पेश किया जा सकता है। ये आदेश 6 नियम 14 में बताया गया है। 14 का में सूचना की तामील के लिए पता देना होगा आपको।
और अभिवचन का सत्यापन जो आखिरी में होगा। पूरा वाद पत्र जब आप लिख देंगे तो आदेश 6 नियम 15 के तहत अभिवचन का सत्यापन भी किया जाना आवश्यक है। वो किस प्रकार से किया जाएगा? आपने वाद पत्र लिख दिया, आपने प्रार्थना लिख दी थी, दिनांक वादी का नाम लिख दिया, उसके बाद सत्यापन लिखा जाएगा कि मैं शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूं कि इस वाद पत्र के पैरा क्रमांक 1 लगाए अंत तक का लेख मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है तथा विधि संबंधी लेख मेरे अधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर सत्य होने का मैं विश्वास करता हूँ। उसके नीचे उसके दस्तखत होंगे। ये भी सर नेसेसरी है अभिवचन का सत्यापन। वाद पत्र के साथ शपथ पत्र, 2 प्रत में वाद, अभिवचन का सत्यापन, वादी का रजिस्टर पता, प्रोसेस शुल्क, तलवाना और न्याय शुल्क, ये सभी नेसेसरी प्रावधान इसमें बताए गए हैं जिनको हमें फॉलो किए जाना आवश्यक है। क्योंकि हमारे वीडियो का टाइटल है वाद पत्र कैसे लिखा जाएगा, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वाद पत्र में इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना आवश्यक है। यदि आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो वो विधि पूर्वक वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ नहीं माना जाएगा। अब हम आगे वाद पत्र में संशोधन के प्रावधान के बारे में बताया है कि यदि वाद में कोई परिस्थिति चेंज हो जाती है, यदि या वादी कोई बात भूल जाता है किसी कारण से, तो आदेश 6 नियम 17 के तहत वाद पत्र में या उसके प्रति दावे में या उसके वादोत्तर में संशोधन कर सकता है वो। लेकिन ये न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा कि उस आवेदन को उस स्टेज पर स्वीकार किया जाए या स्वीकार नहीं किया जाए। इसी प्रकार से अभिवचन का काटा जाना आदेश 6 नियम 16 में दिया गया है। और आदेशों के पश्चात संशोधन में यदि कोई व्यक्ति असफल रहता है तो उसको आदेश 6 नियम 18 में बताया है कि यदि आपका आदेश 6 नियम 17 का आवेदन न्यायालय के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया, अब न्यायालय ने आपको स्वीकार करने के बाद आदेश सूचित कर दिया और उसके बाद भी अगर आप असफल रहते हैं, तब उसको प्रक्रिया 618 में बताई गई है। यदि कोई पक्षकार जिसने संशोधन की इजाजत के लिए आवेदन आदेश प्राप्त कर लिया है, आदेश द्वारा इस प्रयोजन के लिए परिसीमित समय के भीतर या यदि उसके द्वारा समय परिसीमित नहीं किया गया है तो आदेश की तारीख से 14 दिन के भीतर संशोधन नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा समय न बढ़ा दिया जाए जब तक यथा स्थिति यथा पूर्वक परिसीमित समय के ऐसे 14 दिन के अवसान के पश्चात संशोधन करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, नहीं कर सकता। मतलब 14 दिन की जो लिमिटेशन है, यदि न्यायालय ने आदेश कर दिया तब वो 14 दिन में संशोधन नहीं करता है तो 14 दिन के बाद फिर वो संशोधन करने का उसका अधिकार खो देगा। ये इसमें बताया गया है। अब हम चलते हैं सर हमारे वीडियो के टाइटल के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पे, आदेश 7 पे, कि वाद पत्र में क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। ये आदेश 7 में दिया गया है। मैं आपको 7 में जो बुक में परिभाषा दी गई है उसके अंदर से पहले आपको पढ़ के मैं बता देता हूँ जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आदेश 7 नियम 1 भी निभाता है सर। इसमें वो कुल 9 तत्व बताए गए हैं जिनका वाद पत्र में लिखा जाना आपके लिए बेहद आवश्यक है। यदि आप इसको नहीं लिखेंगे तो वाद विधि पूर्वक पेश किया जाना नहीं माना जाएगा और न्यायालय इस वाद को निरस्त भी कर सकता है, लौटा भी सकता है। अब मैं आपको बुक के अंदर से वो 9 आधार पढ़कर बता रहा हूँ जिनको वाद पत्र में जिनका उल्लेख करना बेहद आवश्यक है। आइए सर, आदेश 7 वाद पत्र। नंबर 1, वाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां। वाद पत्र में निम्नलिखित विशिष्टियों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। उसमें नंबर 1 है उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है। सबसे ऊपर आपको न्यायालय का नाम लिखना होगा। जैसे कि यदि आप वाद पेश कर रहे हैं न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1, तो ऊपर आपको न्यायालय का नाम लिखना होगा और आपकी जो भी तहसील और जिला लिखना होगा। इधर प्रकरण क्रमांक, इधर वादी और प्रतिवादी के पूरे नाम पते सही लिखना होंगे सर आदेश 6 के तहत। इसमें खा में बताया वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, और बनाम करके आपको प्रतिवादी का पूरा नाम पता लिखना होगा ताकि उस पर तामील उस पते पे जारी की जा सके। ये आदेश 7 नियम 1 में दिया गया है। हम ये भी सोचते हैं कि हम खाली शीर्षक लिख दें जैसे आवेदन पत्र में लिखते हैं, वादी का नाम सिर्फ राकेश लिख दिया और बनाम प्रतिवादी में मोहन लिख दिया, पूरा नाम पता नहीं लिखे और वाद पेश कर दें तो ये वाद विधि अनुसार पेश किया हुआ नहीं माना जाएगा और ऐसा वाद चलने योग्य नहीं होगा। ये आदेश 7 नियम 1 में प्रावधान दिए गए, इनका प्रावधानों का पालन करना नेसेसरी है। ये आज का जो हमारा वीडियो का टाइटल है कि वाद पत्र कैसे लिखा जाएगा, ये सभी आदेश और धाराएं उसी से संबंधित हैं जो मैं आपको बता रहा हूं सर। आगे बढ़ते हैं इसमें गा में, जहां तक अभिनिश्चित किया जा सके प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान। इससे ऊपर वादी का था, दूसरे में प्रतिवादी का है। घा में, जहां वादी या प्रतिवादी अवयस्क विकृत चित्त व्यक्ति है वहां उस भाव का कथन करना होगा स्पेशली। आगे बताया वे तथ्य जिनसे वाद हेतु गठित है कि वह वाद का पैदा हुआ। बात कारण लिखना बेहद जरूरी है क्योंकि यदि आप बात कारण ही नहीं लिखेंगे तो न्यायालय आपका वाद निरस्त कर देगा।
क्योंकि आपको बताना तो होगा कि इस तारीख को इसने मेरी जमीन पे कब्जा करने की धौंस दी है, मैंने इसके खिलाफ इस तारीख को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और मेरा इस तारीख को वाद कारण उत्पन्न हुआ है। यदि आप वाद कारण ही नहीं लिखेंगे तो आप लिमिटेशन भी कैसे काउंट कर पाएंगे सर? वाद कारण से ही तो आपकी लिमिटेशन पैदा होगी। जैसे कि आप रास्ते के विवाद को लेकर आ गए कोर्ट में कि आपके मकान के पीछे कोई गली है और उस पर किसी ने कब्जा कर लिया। अब आपने जो वाद कारण दर्शाया कि इस तारीख को वाद कारण पैदा हुआ, उससे 3 साल के अंदर तो आपको वाद लेकर आना होगा। यदि आप अनुबंध भंग का पालन का दावा लेके कोर्ट में आते हैं तो आपको उसमें भी वाद कारण लिखना होगा कि इस तारीख को वाद कारण पैदा हुआ, उस तारीख से 3 वर्ष के अंदर आपको कोर्ट में दावा लेकर आना होगा। तो लिमिटेशन आपकी वाद कारण से ही चालू होगी सर। यदि आपने वाद कारण ही नहीं लिखा तो आपका तो बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। मतलब आप ना तो ये बता पाएंगे कि परिसीमा अवधि में है या नहीं, वो न्यायालय भी नहीं मानेगा उसको और आपका वाद भी चलने योग्य नहीं माना जाएगा। लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है उस पर मैंने पूरी तालिका भी तैयार करके रखी हुई है, जो ई बुक तैयार की हुई है उसके अंदर से मैं आपको आगे की पूरी जानकारी इसमें से दूंगा मैं कि लिमिटेशन एक्ट का किस प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि लिमिटेशन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वाद पत्र प्रस्तुत करते समय स्थान रखता है सर। वाद पत्र जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको सबसे पहले लिमिटेशन का ही ध्यान रखना होगा, वरना आपका जीता हुआ केस भी यदि है और यदि आप वो परिसीमा अवधि के अंदर नहीं आता है तो न्यायालय उस आवेदन वाद पत्रों को खारिज भी कर सकता है। उसके लिए आपको लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के तहत आवेदन लगाना होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं इसमें सर। वे तथ्य जिनसे वाद हेतु गठित है और वह वाद कब पैदा हुआ। चा में यह दर्शित करने वाले तथ्य कि न्यायालय को अधिकारिता है। क्षेत्राधिकार मतलब ऐसा नहीं है कि आप जिस जिले में रह रहे हैं उस जिले में जो जमीन स्थित है, आप जिस तहसील में, उदाहरण के तौर पे यदि आप किसी तहसील में हैं और उस तहसील में कोई भूमि है तो उस तहसील में जो न्यायाधीश महोदय हैं उन्हीं के समक्ष जो क्षेत्राधिकार रखते हैं वहीं आपको दावा पेश करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एमपी में किसी तहसील में रह रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जाके किसी कोर्ट में दावा पेश कर दें। ये क्षेत्राधिकार का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। या किसी दूसरे जिले में जाके दावा पेश कर दें या किसी अन्य तहसील में जिले में जाकर दावा पेश कर दे। नो सर, ये धारा आदेश 7 नियम 1 में बताया गया है कि क्षेत्राधिकार जिस न्यायालय का होगा, आपकी भूमि संबंधी विवाद का, प्लॉट संबंधी विवाद का, अनुबंध पालन का, उसी क्षेत्राधिकार के न्यायालय में आपको दावा पेश करना होगा। अगला है इसमें सर, यह दर्शित करने वाले तथ्य की न्यायालय को अधिकारिता है। छा में वह अनुतोष जिसका वादी दावा करता है। प्रार्थना आपको लिखना पड़ेगी स्पष्ट। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि यदि आपने किसी से धन वसूली का दावा लगाया तो आदेशित करें कि ये राशि इतने ब्याज सहित वादी को दिलाई जाए, क्षतिपूर्ति धन इतना दिलाया जाए या ब्याज इतना दिलाया जाए। स्पष्ट प्रार्थना आपको करना होगी। यदि आपका दावा स्वत्व घोषणा का है तो उसमें भी आपको अनुतोष स्पष्ट मांगना होगा कि माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाए। नंबर 1, वादी इस संपत्ति का मालिक है या घोषित किया जाए और वादी की संपत्ति पर प्रतिवादी उसको विधि विरुद्ध तरीके से बेदखल ना करे, कब्जे ना करे, इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा दी जाए। ये इस प्रकार की आपको अनुतोष उसमें स्पष्ट मांगना होगा। ये आदेश 7 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता में बताया गया है। ऐसा नहीं कि आपने दावे में सब कुछ लिख दिया और प्रार्थना लिखे बगैर ही आपने दावा पेश कर दिया तो भी सर आपका दावा चलने योग्य नहीं होगा। क्योंकि दावा को जब पढ़ा जाएगा और उसमें आपकी प्रार्थना ही नहीं मिलेगी तो न्यायाधीश महोदय क्या फैसला करेंगे उसमें। तो ये आदेश 7 नियम 1 इसीलिए बनाया गया है सर। मैं आगे बढ़ के इसमें बताता हूं आपको। जहां वादी ने कोई मुजरा अनुज्ञात किया है या अपने दावे का कोई भाग त्याग दिया है, वह ऐसी अनुज्ञात की गई या त्यागी गई रकम, इसका भी वाद पत्र में सर उल्लेख करना होगा। इसी प्रकार से अधिकारिता के और न्यायालय फीस के प्रयोजन के लिए वाद की विषय वस्तु के मूल्य का ऐसा कथन उस मामले में किया जा सकेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है सर। वाद का जो मूल्यांकन है ये इसमें आदेश 7 में जो बताया है, अधिकारिता के और न्यायालय फीस के प्रयोजन के लिए वाद की विषय वस्तु के मूल्य का ऐसा कथन उसमें किया जा सकेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 है, व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 है और जिला न्यायालय, इन सबको अलग अलग वाद मूल्य के वादों को सुनने का क्षेत्राधिकार दिया गया है। यदि आपने उससे अधिक मूल्य का दावा, उदाहरण के तौर पे 50 लाख की वसूली का दावा आपने व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 के न्यायालय में पेश कर दिया तो आपके दावे का वाद मूल्यांकन तो 50 लाख रुपए, तो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 में चलने योग्य नहीं होगा। ये जिला न्यायालय में सर आपको पेश करना होगा। क्यों? क्योंकि व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 को 5 लाख रुपए तक के वाद मूल्य के दावे को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है। 5 लाख से ऊपर के जो दावे हैं वो व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 के द्वारा सुने जाएंगे और जिला न्यायालय के द्वारा
1 करोड़ या उससे अधिक के वाद मूल्य के दावों को सुना जाएगा। यह बिल्कुल विधि अनुसार लिखा गया है, इसलिए वाद मूल्य आपको बड़ी ही सावधानी से तय करना है। यदि आपने वाद मूल्य जो तय किया है और उस वाद मूल्य अनुसार जिस न्यायालय को उसका क्षेत्राधिकार है उसमें आपने वाद पेश नहीं किया तो भी आपका वाद चलने योग्य नहीं होगा। तो ये 9 आधार सर जो मैंने आपको बताए पढ़कर, ये बेहद ही आवश्यक है। यदि इनका वाद लिखते समय ध्यान नहीं रखा जाएगा और वाद पत्र लिखे जाते समय इनका पालन नहीं किया जाएगा तो वाद पत्र आपका चलने योग्य नहीं होगा। इसी प्रकार से धन के वादों में बताया है कि जहां वादी धन की वसूली चाहता है वह दावा की गई ठीक रकम वाद पत्र में कथित की जाएगी, इसमें स्पष्ट बताया गया है। इसी प्रकार से जहां वाद की विषय वस्तु स्थावर संपत्ति है तो उस स्थावर संपत्ति के बारे में स्पष्ट उल्लेख किस प्रकार से करना होगा कि वहां वाद पत्र में संपत्ति का ऐसा वर्णन होगा जो उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त हो। जैसे कि उसकी चतुसीमा आपको लिखना पड़ेगी, उसका नक्शा आपको लगाना पड़ेगा, उसके फोटो आपको लगाना पड़ेंगे, आसपास के पे किसके खेत या पड़ोसी के मकान है, ताकि उसकी स्पष्ट पहचान हो सके। यहाँ वादग्रस्त संपत्ति जिस पे आप रिलीफ चाहते हैं वो न्यायालय समझ सके बैठ के, क्योंकि न्यायालय मौका मुआयना करने आपकी संपत्ति पर नहीं जाएगा। आपको दस्तावेज ही इतने अप टू डेट तरीके से न्यायालय में पेश करना होगा कि न्यायालय उस दस्तावेज को आपके वाद पत्र को देखकर ही समझ जाए कि आखिर वादी चाहता क्या है। ये इसलिए आदेश 7 नियम 3 में ये स्पष्ट प्रावधान बताए गए हैं। और उस दशा में जिसमें ऐसी संपत्ति की पहचान भू व्यवस्थापन या सर्वेक्षण संबंधी अभिलेख की सीमाओं या संख्याओं द्वारा की जा सकती है, वाद पत्र में ऐसी संख्याएं या सीमाएं निर्दिष्ट होंगी। जैसे कि कृषि भूमि है, कृषि भूमि सर्वे नंबर, रकबा, ये इसके स्पष्ट उल्लेख रहता है खसरे में, B1 में, नक्शे में और ऋण पुस्तिका में। तो आपको उसके साथ ये भी लगाना होगा वाद पत्र में इनके सर्वे नंबर, खसरा, रकबा और उनकी सीमाएं भी आपको स्पष्ट लिखना होगी। आदेश 7 नियम 3 में स्पष्ट बताया गया। ये भी वाद प्रस्तुत करते समय, वाद को लिखे जाते समय इन बातों का उल्लेख आपको आपके वाद पत्र में किया जाना आवश्यक है विधि अनुसार। इसी प्रकार से जब वादी प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है तो उसके बारे में भी आपको उसमें लिखना होगा। प्रतिवादी के हित और दायित्व का दर्शित किया जाना, परिसीमा विधि से छूट के आधार का भी सर इसमें 6 में बताया गया है। जहां वाद परिसीमा विधि द्वारा विहित अवधि के अवसान के पश्चात संस्थित किया जाता है वहां वाद पत्र में वह आधार दर्शित किया जाएगा जिस पर ऐसी विधि से छूट पाने का दावा किया गया है। सर ये नोटेट करने वाली बात है और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। अक्सर हम इस बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं वाद पत्र लिखते समय। इसमें आगे बताया, परंतु न्यायालयवादी को वाद में न दिए गए किसी आधार पर यदि ऐसा आधार वाद में उपवर्णित आधारों से असंगत नहीं है तो परिसीमा विधि से छूट का दावा करने की अनुमति दे सकता है। लेकिन इसमें ये स्पष्ट बताया गया है आदेश 7 नियम 6 में कि आपको वाद पत्र में वो आधार दर्शित करना होंगे कि यदि आप लिमिटेशन के बाहर आप हो गए हैं तो क्यों हो गए। और लिमिटेशन जो परिसीमा अधिनियम धारा 5 है, लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5, उसका आवेदन आपको अलग से लगाना होगा और प्रीडिंग में भी आपको उसका उल्लेख करना होगा, क्योंकि आदेश 7 नियम 6 में स्पष्ट बताया गया है। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रावधान है कि परिसीमा विधि से छूट के आधार, जहां वाद परिसीमा विधि द्वारा विहित अवधि के अवसान के पश्चात संस्थित किया जाता है वहां वाद पत्र में वह आधार दर्शित किया जाएगा जिस पर ऐसी विधि से छूट पाने का दावा किया गया। तो ये हमारा जो उपनियम में प्रावधान दिए गए हैं। और इसी प्रकार से आदेश 7 नियम 7 में बताया है अनुतोष का निर्दिष्ट रूप से कथन करना होगा। आपको स्पष्ट रूप से उसमें कहना होगा कि आखिर आप क्या अनुतोष न्यायालय से चाहते हैं, या आपको खुलासा करना होगा उसमें। और पृथक आधारों पर आधारित अनुतोष और वाद पत्र ग्रहण करने पर क्या प्रक्रिया होगी 7 नियम 9 में बताया है। और 7 नियम 10 में वाद पत्र का लौटाया जाना भी बताया है सर कि वाद पत्र को लौटा भी दिया जाएगा। कब? नियम 10 का के उपबंधों के अधीन रहते हुए वाद के किसी भी प्रकरण में उस न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटा दिया जाएगा जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था। जैसे कि आपने वाद मूल्यांकन गलत कर दिया और गलत अदालत में उसको पेश कर दिया, क्षेत्राधिकार आपका गलत है, तो उस जिस क्षेत्राधिकार में आपका दावा है न्यायालय उस क्षेत्राधिकार में उसको प्रस्तुत करने के लिए आपको लौटा भी सकता है। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, इसके अलावा और भी आधार हो सकते हैं। और वाद पत्र के लौटाए जाने पर क्या प्रक्रिया होगी ये आपको बताया है कि न्यायाधीश वाद पत्र के लौटाने पर उस पर उसके उपस्थित किए जाने की और लौटाए जाने की तारीख, उपस्थित करने वाले पक्षकार का नाम और उसके लौटाए जाने के कारणों का संक्षिप्त पृष्ठांकन करेगा। अब उस वाद पत्र को लौटा के आपको घर में नहीं रख लेना है सर कि पता लग रहा है कि आपने 1.5 साल तक उस वाद पत्र को जो अदालत में जज साहब ने आपको लौटाया था आपने 2 साल तक घर में रखा और 2 साल बाद फिर आप कोर्ट में लेके गए, तो मालूम पड़ रहा है इस बीच आपका वाद कारण जो उत्पन्न हुआ था उससे आपकी लिमिटेशन ही निकल गई।
तो आपको तुरंत वो वाद दूसरे न्यायालय में, जहां न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया जाता है और जहां क्षेत्राधिकार लगता है, आपको वहां विधि अनुसार पेश करना होगा। यदि पेश करने में आपको 2 दिन का भी विलंब हो रहा है और मालूम पड़ रहा है कि वो 2 दिन का विलंब आप लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत आप समय की अवधि के बाहर हो रहे हैं, तो आपको धारा 5 का अलग से आवेदन भी लगाना होगा और वाद पत्र में उल्लेख भी करना होगा सर। क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आदेश 7 में बताया गया है, जो जस्ट मैंने अभी आपको पढ़कर बताया है। यदि इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाएगा तो वो विधि अनुसार प्रस्तुत किया गया दावा नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से इसमें आगे बताया है, जहां वाद पत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात फाइल किया जाता है, वह न्यायालय में उपसंजाति के लिए तारीख नियत करने की न्यायालय की संजति। वाद पत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात फाइल किया जाता है, मतलब लौटाने के बाद आपने नई अदालत में पेश कर दिया, वहां न्यायालय में उप संजाति के लिए तारीख नियत करने की न्यायालय की शक्ति होगी। किस प्रकार से? वाद में प्रतिवादी के उपसंजात होने के पश्चात न्यायालय की राय है कि वाद पत्र लौटाया जाना चाहिए, वह ऐसा करने के पूर्व वादी को अपने विनिश्चय की सूचना देगा। मतलब न्यायालय पहले उसको सूचना देगा और उसके बाद उसको वाद लौटाएगा। जब वाद पत्र उसको लौटाए जाने के पश्चात फाइल किया जाता, वह न्यायालय में उपसंजाति के लिए तारीख नियत करने की न्यायालय की शक्ति इसमें बताई गई है। और इसी प्रकार से वाद पत्र का जो नामंजूर किया जाना है, आदेश 7 नियम 11 बड़ी महत्वपूर्ण धारा है सर। इसका भी हमें वाद पत्र लिखे जाते समय ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा वाद पत्र रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि रिजेक्ट ऑफ प्लेंट आदेश 7 नियम 11 के तहत किया जाता है। मैं आपको संक्षिप्त में पढ़ के उसको बता देता हूँ। क्योंकि वाद पत्र कैसे लिखा जाएगा, तो वाद पत्र लिखे जाते समय ये आधार भी हमें ध्यान रखना चाहिए जो आदेश 7 नियम 11 में है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इनका उल्लंघन करते हुए वाद पत्र को लिख देते हैं तो हमारा वाद पत्र अदालत के द्वारा निरस्त भी किया जा सकता है। आइए सर, आदेश 7 नियम 11 में आपको बता देता हूँ। वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, इससे आपको बचना है ताकि आपका वाद पत्र नामंजूर नहीं किया जाए। प्लीडिंग में भी आपको ध्यान रखना है, लिमिटेशन का भी ध्यान रखना है, हर चीज का ध्यान रखना है। नंबर 1 है, जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता, वाद कारण ही आपने नहीं लिखा है, तो आपका वाद रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्शन ऑफ प्लांट आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट बताया है। नंबर खा है, जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने वाले उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है। कोर्ट फीस आपने कम पेश की, न्यायालय ने आपको आदेशित किया, आप न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया, तो आपका दावा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आदेश 7 नियम 11 के तहत स्पष्ट बताया गया। इसलिए आपको कोर्ट फीस भी सही निर्धारित करना है। और कोर्ट फीस किस प्रकार से निकाली जाएगी, इस पे मैं कम से कम 3 स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने पूरे विस्तार से बताया है कि वाद मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, कोर्ट फीस कैसे निकाली जाएगी। ये वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें देख सकते हैं। गा में सर, जहां दावा करत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है, किंतु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है। मतलब जो कोर्ट फीस जैसे जस्ट मैंने आपको अभी बताई थी, और उसी प्रकार से जो खा में मैंने आपको बताया था, उसको एक बार और बता देता हूं। अनुतोष का दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया, वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने के समय के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, तो भी दावा खारिज कर दिया जाएगा। और यदि अपर्याप्त स्टाम्प लगाए हैं और न्यायालय ने आदेशित कर दिया, उसके बाद भी स्टाम्पों की पूर्ति नहीं की, तो भी उसका दावा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जहां वाद पत्र के कथन से प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, जैसा कि लिमिटेशन एक्ट 1963 इसमें बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखा था सर। यदि उसमें लिमिटेशन से बहा है आपका दावा और आपने बिना उस आधार को लिखे, बिना उसको स्पष्ट किए कोर्ट में पेश कर दिया और न्यायालय के द्वारा ये वाद विषय बना लिए गए, आदेश 14 नियम 5 के तहत वाद विषय बनाए जाने का प्रावधान है, वाद विषय बना दिए गए और उस समय वो वाद डिसाइड किया गया और न्यायालय ने पाया, तो आपका दावा निरस्त कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा आदेश 7 नियम 11 के तहत। इसी प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण बात जो आ रही है, यह 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया गया है, जैसा कि आदेश 14 नियम 1 में बताया है कि वाद पत्र 2 प्रतियों में पेश किया जाएगा। धारा 26 में बताया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की कि इसके साथ शपथ पत्र लगाया जाएगा। अब यदि आप 2 प्रतियों में वाद पेश नहीं करते हैं तो आदेश 7 नियम 11 के तहत आपका वाद रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको वाद पत्र लिखते समय इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें आगे बताया है, जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है और
मूल्य की वृद्धि के लिए अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से समाधान नहीं हो जाता कि वादी किसी असाधारण कारण से न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने से रोक दिया गया और ऐसे समय बढ़ाने से इनकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा। तो ये मैंने आपको सर जो जानकारी दी है, ये सभी जानकारी वाद पत्र लिखते समय आपको ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि वाद पत्र कैसे लिखा जाएगा, तो वाद पत्र इसी प्रकार से लिखा जाएगा जो आदेश धारा 26 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 शपथ पत्र के साथ लगाया जाएगा। आपको डबल से रिपीट करके शॉर्ट में बता रहा हूँ। आदेश 4 नियम 1 के तहत 2 प्रतियों में पेश किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण प्रावधान है, वरना आदेश 7 नियम 11 जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया उसके तहत आपका दावा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसी के साथ आदेश 7 नियम 1 बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उसमें कुल 9 आधार जो मैंने आपको बताए उनका भी आपको बाद में ध्यान रखना आवश्यक है। अब इसके ऊपर सर मैंने एक ई बुक भी आप लोगों के लिए रखी है, उसमें मैंने एक ड्राफ्टिंग के बतौर वाद पत्र की ड्राफ्टिंग भी तैयार करके रखी है और उन मुख्य तत्वों को भी तैयार करके रखा है। लिमिटेशन एक्ट के भी महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने उसमें तैयार किए हुए हैं। आदेश और धारा में क्या अंतर है, क्योंकि हमारे अंतर समझना यूं आवश्यक है सर, इस प्रकार से आवश्यक है क्योंकि वाद का संस्थित किया जाना आदेश 4 में भी दिया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 में, धारा 26 में भी वाद का संस्थित किया जाना ही लिखा हुआ है, समन आदेश 5 में भी दिया गया है और इधर 27 से 32 में भी दिया गया है। तो आखिर ये दो प्रावधान क्यों दिए गए? तो जो धारा में मूलभूत प्रावधान दिए गए हैं वो बेसिक प्रावधान बताए गए और उनको प्रक्रियात्मक रूप से कैसे लागू किया जाएगा वो आदेशों में बताया गया। इनमें क्या महत्वपूर्ण अंतर है ये भी मैंने ई बुक के अंदर तालिका तैयार करके रखी हुई है, जिसमें से आगे की जानकारी मैं आपको दूंगा और वाद पत्र के ड्राफ्टिंग की भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो अभी मैंने आपको जानकारी दी है, उनसे अतिरिक्त जानकारी ही मैं अब आपको प्रदान करने जा रहा हूँ। तो आइए सर अब ई बुक के अंदर से मैं आपको आगे की जानकारी प्रदान करता हूँ। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वाद पत्र कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट अ प्लेंट, ये हमारी ई बुक का टाइटल है और शीर्षक है। मैं आपको एक बात की जानकारी और दे दूं, ये जो ई बुक है सर एक पीडीएफ मात्र है और एक मार्गदर्शन और सूचना है। इसको आप किसी भी अदालत में भी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश कर सकते हैं, ना ही किसी कार्यालय या संस्था में पेश कर सकते हैं। ये आपकी व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए एक मात्र सूचना है। यदि आप इसी बुक को खरीदते भी हैं तो आपसे इससे एक मार्गदर्शन आपको देने की कोशिश की गई है, ना कि कोई दावा किया गया है। और ये कोई गवर्नमेंट के द्वारा लिखी गई बुक नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा लिखी गई बुक तो ये जो मैंने आपको अभी जानकारी दी पढ़ के, ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, ये पूरी बुक है। यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो इसके तहत और जो न्याय दृष्टांत हैं वो उसकी जो बुकों में प्रकाशित है वहां से कॉपी लेकर आपको कोर्ट में और अन्य जगह पेश करना है। ये आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए सर आपको बता दूं मैं, ये एक पीडीएफ मात्र है जिससे आपको एक मार्गदर्शन और गाइडलाइन प्राप्त होती है और कोशिश की गई है विभिन्न कानूनों का संग्रह एक जगह करने की ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। अब इसमें आगे बढ़ते हैं इसकी विषय सूची में। वाद अध्याय 1 में वाद पत्र की प्रारंभिक प्रक्रिया और संस्थापन, अध्याय 2 में वाद पत्र और उत्तर पत्र की प्रक्रिया की जो उसका जवाब दिया जाएगा, अध्याय 3 में अन्य प्रक्रिया और अदालत की शक्तियां और विशेष प्रावधान और अन्य धाराएं, और ये लिमिटेशन एक्ट और इसमें अंतर है जो इसमें बताया है। तो अब हम सर मुख्य अध्याय की ओर बढ़ते हैं जो हमारे वाद पत्र के टाइटल कैसे लिखा जाएगा इससे संबंधित है। इस ई बुक में मैंने डिस्क्लेमर पहले ही लिख दिए सर जो आपको बताइए, और वाद पत्र कैसे लिखा जाएगा तो उसके मुख्य मुख्य तत्व मैं आपको संक्षिप्त में पढ़ के बता देता हूं। इसमें वाद पत्र कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट अ प्लेन, प्रारूप फॉर्मेट इसका है, कोर्ट का नाम है, उदाहरण माननीय सिविल न्यायालय जूनियर डिवीजन भोपाल जो कि मैंने आपको बताया था वीडियो के प्रारंभ में। दूसरा वाद संख्या 30 में प्लेन वादी और प्रतिवादी के नाम का विवरण जो आदेश 7 नियम 1 में स्पष्ट रूप से बताया गया है, जो उसमें 9 आधार मैंने पढ़ के बताए थे उसमें ये भी शामिल है। वाद में रामलाल पिता गोपाल उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 5 जिला भोपाल, एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको लिखा है समझाने के लिए। प्रतिवादी का भी पूरा पता ऐसे लिखा जाएगा। विषय प्रॉपर्टी विवाद हेतु वाद पत्र, वास्तु स्वत्व घोषणा या स्थायी निषेधाज्ञा है, तो ये आपका जिस भी आधार का वाद हो वो वाद का टाइटल आपको लिखना है। वाद पत्र की सामग्री में क्या होगा, नंबर 1 में प्रस्तावना में वादी व प्रतिवादी के रिश्ते का विवरण और विवाद का संक्षिप्त परिचय,
और क्षेत्राधिकार, सबसे पहले पैरा में क्षेत्राधिकारी आता है सर। इसमें ऊपर नीचे हो गई होंगी जानकारियां, लेकिन आपको लिखना है क्षेत्राधिकार सबसे पहला ही है। और उसके बाद तथ्य का विवरण आएगा 2 में, कारणवाद ये आपको लास्ट पैरा में लिखना है। अधिकार क्षेत्र पहले पैरा में आएगा। 5वें में राहत की मांग, मूल्यांकन और संलग्न दस्तावेज और प्रतिज्ञा पत्र और सत्यापन, ये सभी चीजें आपको लिखना होंगी। एक प्रारूप भी मैंने तैयार किया है वाद पत्र का, कि वादी का नाम, प्रतिवादी का नाम, विषय कब्जा हटाने व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद। इसमें लिखा है वादी एक कृषक है तथा नीचे वर्णित संपत्ति का वेद मालिक है, उसका खसरा नंबर, रकबा, एकड़ सब लिखा हुआ है। प्रतिवादी ने 10 मार्च 2025 को अवैध रूप से उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया है बलपूर्वक। वादी ने कई बार प्रतिवादी से कब्जा हटाने की मांग की, परंतु उसने मना कर दिया। ये उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ सर, एक समझ के लिए खाली, बाकी वो आपकी घटना, आपकी परिस्थिति, आपके फैक्ट जो भी हो, आपको उसी प्रकार से वाद पत्र लिखना होगा। आपके वकील साहब से भी आपको संपर्क करना होगा इसके लिए। वाद को इस न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है, क्योंकि संपत्ति इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है। यह वाद प्रस्तुत करता है तथा निम्नलिखित राहत चाहता है। नंबर 1, प्रतिवादी का कब्जा हटाने का आदेश दिया जाए, प्रतिवादी को संपत्ति पर पुनः कब्जा करने से रोका जाए, वाद का खर्च व हर्जाना दिलाया जाए। यह उसका अनुतोष हो गया। दिनांक आ जाएगा नीचे और अंत में सत्यापन आ जाएगा। और ये जो चीजें हैं इनका आपको उल्लेख करना आवश्यक है। और अध्याय 1 में जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, वाद पत्र की प्रारंभिक प्रक्रिया, ये जो मैंने अभी आपको बुक के अंदर से पूरी डिटेल में जानकारी पढ़ के बताई है, वही सब कुछ मैंने इसमें लिखा है। संबंधित धारा आदेश 4 से संबंधित धारा 26 है। शॉर्ट में मैं इसमें बता देता हूँ। यह आदेश बताता है कि दीवानी वाद किस प्रकार न्यायालय में स्थापित किया जाएगा। और प्रक्रिया न्यायालय के समक्ष वाद पत्र की प्रस्तुति से ही शुरू होती है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हुआ है तो न्यायालय में उपस्थित होकर मौखिक नहीं कह सकता बात। कानून बन चुका है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 इसलिए बनाया गया है कि उसको लिखित रूप में वाद पेश करना होगा। और जब लिखित रूप में वाद पेश करेगा तो वाद पत्र कैसे लिखा जाएगा, तो ये जो मैंने आपको प्रावधान अभी बताए, आदेश 4 नियम 1, 2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 26, आदेश 7 नियम 1, 2, 3, 4, 5, आदेश 6 नियम 17, 18, एक लगाए 17, 18, ये सभी का पालन सर आपको उसमें करना बेहद आवश्यक होगा। यदि आप इनका पालन नहीं करेंगे, आदेश 7 नियम 11 का भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि वो कमी ना रह जाए जो आदेश 7 नियम 17 के तहत आपके वाद को रिजेक्ट कर दे। हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वाद एक वाद पत्र द्वारा प्रारंभ होता है। रूल 1, 2 प्रतियों में पेश किया जाएगा, शपथ पत्र साथ लगाया जाएगा। सेक्शन 26 ये इसमें लिखा हुआ है। उदाहरण पढ़ देता हूं सर मैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मान लीजिए रमेश नामक एक व्यक्ति राम के खिलाफ एक प्लाट पर कब्जे के स्वामित्व का दावा करता है। रमेश को न्यायालय में जो दस्तावेज देना होंगे वह कहलाएंगे वाद पत्र। अब इसमें वो ये बताएगा कि उसने प्लाट कैसे प्राप्त किया, उदाहरण रजिस्ट्री, कब से कब्जा है, राम कैसे अवैध कब्जाधार बना, क्या राहत चाहता है, ये सभी चीजें, स्थायी निषेधाज्ञा की, ये सभी चीजें उसको बताना होंगी। और इस वाद पत्र को सेक्शन 26 और आदेश 4 के नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा। हमारा आज के वीडियो का भी टाइटल यही है कि वाद पत्र कैसे लिखा जाएगा। तो सारी जानकारी सर मैं आपको प्रदान कर रहा हूं जो वाद पत्र के लिखे जाने के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। इनका पालन किया जाना नितांत आवश्यक है, और इनके पालन के अभाव में आपका दावा खारिज किया जा सकता है। सारांश में धारा 27 से 32 के बारे में बताया गया है। आदेश समनवादी द्वारा दिए गए पते पर प्रतिवादी को जारी किए जाएंगे, रूल 1 में बताया है। रूल 9 से 20 में समन की सेवा के विभिन्न तरीके व्यक्तिगत, डाक से, चस्पा, कुरियर, ईमेल आदि के द्वारा शामिल कैसे की जाएगी। आदेश 5 में ये सारे प्रावधान बताए गए कि यदि प्रतिवादी जानबूझकर तामील लेने से बचता है तो उसके घर पर भी चस्पा करके तामील करवाई जा सकती है। और आदेश 5 के तहत उसको उस क्षेत्र में जो पेपर निकलता है उस पेपर में प्रकाशन के भी द्वारा तामील करवाई जा सकती है। सारे प्रावधान इसमें बताए गए हैं। और ये संबंधित धारा 27, 28, 29, 30, 31, 32 भी जो मैंने आपको अभी बुक के अंदर से पढ़ के बताई है वो सभी इसमें मैंने लिखी हुई है। उदाहरण भी है कि रमेश ने जो वाद पत्र राम के खिलाफ लगाया उसे न्यायालय स्वीकार करता है, फिर राम को एक समन भेजता है कि आपके विरुद्ध फलाने फलाने प्रकरण क्रम में दावा लगाया गया और इस तारीख पर आप उपस्थित हों और 30 दिन के अंदर आपका उत्तर देवें। आदेश 5 नियम 1 के तहत सूचना पत्र जारी किया जाता है। यदि राम उस समन को स्वीकार नहीं करता और गैर हाजिर रहता है तो आदेश 5 के नियमों के तहत चस्पा, समन, डाक सेवा या अन्य माध्यम भी उसमें अपनाए जा सकते हैं।
इसमें वाद कैसे शुरू होगा, तो आदेश 4 नियम 1 और सेक्शन 26 में प्रावधान बताए गए। वाद 2 प्रतियों में होगा। ये सारी जानकारी सर मैं आपको बुक में से दे चुका हूँ और ई बुक के अंदर भी वो लिखा हुआ है। वाद पत्र और उत्तर की प्रक्रिया, आदेश 6 जो मैंने आपको बताया था, आदेश 6 का बता देता हूँ सारांश में कि ऑर्डर 6 बड़ा महत्वपूर्ण है सर प्लीडिंग से संबंधित, क्योंकि जब आप वाद पत्र लिखेंगे तो आपको आदेश 6 का बड़ा पालन करना आवश्यक है। प्लीडिंग उसी के आधार पर लिखी जाएगी। आदेश 7 नियम 1 का भी पालन करना बड़ा आवश्यक है। 6 क्या कहता है, प्लीडिंग अर्थात वाद पत्र और उत्तर पत्र दोनों के सामान्य सिद्धांत बताए गए हैं आदेश 6 में। यह बताता है कि केस से केवल तथ्य लिखे जाएंगे, ना कि साक्ष्य। ये मोटे मोटे तौर पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपको उसमें सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन नहीं लिखना है, आपको उसमें धाराएं नहीं लिखना है, आपको उसमें गवाहों का साक्ष्यों का उल्लेख नहीं करना है, आपको सिर्फ तथ्य लिखना है। आपको ऐसा नहीं लिखना है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पेरा आप उसमें बढ़ा दें और उसमें इस प्रकार से लिख दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस पेरा क्रमांक, इस प्रकरण क्रमांक में इस प्रकार का डिसीजन दिया है और मेरा वाद पत्र भी इसी से संबंधित है, तो मेरा वाद पत्र दावा डिक्री किया जाए और 8-10 साइटेशन आप उसमें लिख दें और पता लग रहा है कि उसमें आप आदेशों का भी उल्लेख कर दें कि आदेश 5 के तहत उसके पेपर प्रकाशन के द्वारा तामील करवाई जाए, धाराओं का भी उल्लेख कर दें। नो सर, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आपको पढ़ के सारी जानकारी इसीलिए दी है कि ये गलतियां आपको वाद पत्र में नहीं करना है और बड़ी सावधानी पूर्वक विधि अनुसार आपको वाद पत्र लिखना आवश्यक है। आगे मैं इसमें बताता हूँ सर आपको कि रूल 1 में वाद पत्र प्लस रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बताया, ठीक है। 2.1 में केवल वे तथ्य लिखे जाएं जो वादी के अधिकारों को सिद्ध करते हैं, ठीक है। रूल 4 में धोखाधड़ी, धोखा, अन्याय आदि आरोप विशेष रूप से स्पष्ट शब्दों में लिखे जाएंगे। ये मैंने बुक में से भी सर आपको पढ़ के बता दिया है। और 15 में प्रत्येक प्लीडिंग की सत्यता का सत्यापन आवश्यक है। प्लीडिंग करना बेहद आवश्यक है सर, ये गलती बड़ी भारी पड़ सकती है। एक बार मुझसे जो वकालत की काफ़ी पुरानी मेरे कुछ केस थे, उसमें एक केस में मुझसे भूलवश रह गया था सत्यापन। मेरे सामने काफ़ी सीनियर अधिवक्ता थे और वो नया नया मैंने वाद पत्र पेश किया था, तो मैं सत्यापन का ध्यान नहीं दे पाया और टाइप करने वाला भी उसको भूल गया। दावा मैंने पेश कर दिया और चूंकि पक्षकार का भाग्य भी प्रबल था और उसके उसके तथ्य और उसके डॉक्यूमेंट्स भी मजबूत थे, तो वो केस में जीत गया। मतलब मेरा पक्षकार केस जीत गया। अब उस समय ना तो प्रतिवादी वकील साहब को इसकी जानकारी हो पाई, ना न्यायालय का उस पर ध्यान गया और ना मुझको इस बात का ज्ञान रहा। लेकिन जब अपील की गई तब अपील में प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा उस पर आपत्ति उठाई गई और वाद को निरस्त करने की मांग की गई। उस समय मेरे द्वारा न्यायालय में आवेदन पेश करके निवेदन किया गया कि भूलवश या टंकन की त्रुटि के कारण ये सत्यापन रह गया, इसकी अनुमति दी जाए। तो न्यायालय के द्वारा अपील स्तर पर मुझे उसकी अनुमति भी दी गई और मेरे द्वारा उसमें संशोधन भी किया गया। लेकिन ये हर केस की परिस्थिति और कंडीशन सर अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा मेरे साथ हुआ तो आपके साथ भी हो। ये कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं और लेकिन हर सिचुएशन में लागू अलग अलग होते हैं। लेकिन आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको सत्यापन नहीं भूलना है, क्योंकि आपने सत्यापन नहीं किया तो वो आपको वाद विधि अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया माना जाएगा। 26 में जो मैंने आपको बता दिया, 151 में बता देता हूं कि विशेष व्यवस्था नहीं हो तो न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति इनहेरिटेंस पावर का प्रयोग कर सकता है। उदाहरण दिया इसमें, मान लीजिए कि अमित ने सुमित से 5 लाख रुपए उधार दिए और अब सुमित पैसे नहीं लौटा रहा। अमित के वाद पत्र में क्या लिखा जाएगा? 1/1/2023 को उधार दिया उसने, भुगतान बैंक ट्रांसफर द्वारा किया, बार बार मांगने के बाद भी राशि वापस नहीं लौटाई। ये उसको जरूर लिखना पड़ेगा सर वाद पत्र के अंदर। साक्ष्य क्या होंगे? बैंक स्टेटमेंट, गवाह। लेकिन यह वाद पत्र में नहीं लिखे जाएंगे, केवल तथ्य ही लिखे जाएंगे। यही आदेश 6 की मुख्य बात है। आगे चलते हैं। ये सर ई बुक के अंदर से दे रहा हूँ सर आपको सारी जानकारी। आदेश 7 में मैं आपको पढ़ के बता चुका हूँ। इससे संबंधित धाराएं 26, 27 और 151 सीपीसी हैं। वाद पत्र में क्या क्या अवश्य लिखा जाना चाहिए, इसकी विस्तार से जानकारी आदेश 7 में दी गई है। जो बुक के अंदर से सर मैंने आपको पढ़ के बता दिए, लेकिन सरल शब्दों में कुछ जो मैंने आपके लिए लिखा है उसको पढ़ देता हूँ शॉर्ट में। पक्षकारों का नाम, कारणवाद, विवादित विषय, दावा की रकम। रूल 2, यदि धन की मांग है तो स्पष्ट राशि लिखी जाएगी। रूल 7, राहत स्पष्ट रूप से लिखी जाए जैसे निषेधाज्ञा, घोषणा, क्षतिपूर्ति। रूल 11, न्यायालय अस्वीकार कर सकता है यदि यह अनुचित या त्रुटिपूर्ण हो। रूल 14, वाद पत्र के साथ दस्तावेजों की सूची दी जाए और प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। यहाँ एक जानकारी जो मैंने आपको अभी
मेरा जहाँ तक ध्यान है कि आपको दी नहीं है, आदेश 7 नियम 14। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण आदेश है। जब वाद पत्र पेश किया जाएगा तो वादी की ये ड्यूटी है कि वो आदेश 7 नियम 14 के तहत सूची अनुसार दस्तावेज तैयार करके न्यायालय में पेश करे, और यदि वह दस्तावेज उसके कब्जे में नहीं है तो उसका स्पष्ट उल्लेख करे कि वो दस्तावेज क्यों पेश नहीं कर पा रहा है। ये चीजें सभी वाद पत्र लिखे जाते समय आपको ध्यान रखने की पूरी पूरी आवश्यकता है। इसी प्रकार से सेक्शन 27 में बताया है, प्लेंट दाखिल होने के बाद प्रतिवादी को समन जारी किया जाएगा, जो मैंने आपको बताया था। इसका उदाहरण भी सर मैंने लिखा है इसमें। और आदेश 8 पे हम आ जाते हैं, रिटन स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट, और धारा 26 और धारा 151 इससे संबंधित धाराएं बताई गई हैं। प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र के उत्तर में जो उत्तर पत्र दिया जाता है उसके नियम आदेश 8 में बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं इसमें मुख्य मुख्य बता देता हूं मैं, 1 2 3 6। नंबर 1 में जो दिया गया है, प्रतिवादी को समन मिलने के 30 दिन के भीतर रिटर्न स्टेटमेंट देना होगा। अधिकतम 90 दिन जो न्यायालय के द्वारा उनके विवेक पे वो बढ़ाया जा सकता है। 2 में वादी के प्रत्येक तथ्य को स्वीकार या अस्वीकार करना अनिवार्य है। 6 में है सेट ऑफ, यदि वादी को धन वसूलने का हकदार है तो वही वाद में लिख सकता है, जिसको हम काउंटर क्लेम भी कह सकते हैं। काउंटर क्लेम पे तकरीबन 10 वीडियो मैंने मेरे चैनल पर बनाए जो अपलोडेड हैं, और उसकी ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी जा चुकी है, जो हर वीडियो के नीचे ई बुक भी मैंने डाउनलोड की लिंक आपको दी हुई है। इसी प्रकार से 6A से 6G में काउंटर क्लेम की प्रक्रिया, प्रतिवादी भी वादी के खिलाफ दावा कर सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, और मेरे चैनल पर वीडियो भी इस टॉपिक पर काफ़ी अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और सुमित ने रिटर्न स्टेटमेंट में कहा उसने 5 लाख नहीं लिए, आरोप झूठा है, बल्कि अमित ने 2 लाख उधार लिया था जो अब तक नहीं लौटाया, तो ये काउंटर क्लेम के रूप में वो दावे में पेश कर सकता है। सुमित इसे लिखकर काउंटर क्लेम करेगा और अपने काउंटर क्लेम की फीस भी जमा करेगा। काउंटर क्लेम एक स्वतंत्र दावा है सर, आपको मैं बता दूं। यदि किसी कारणवश वादी का वाद पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो भी काउंटर क्लेम आपका चलेगा, और उसमें न्यायालय गुण दोषों के आधार पर फैसला करेगा। ये कानून में प्रावधान दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वादी ने वाद पत्र लगाया, आपने उसमें काउंटर क्लेम भी कर दिया और वादी का वाद पत्र निरस्त कर दिया गया तो आप सोचेंगे कि आपका काउंटर क्लेम भी निरस्त हो जाएगा। नो सर, बिल्कुल नहीं होगा। आपका काउंटर क्लेम गुण दोषों के आधार पर ही डिसाइड होगा। ये बिल्कुल कानूनी प्रावधान है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रक्रियाएं और अदालत, ये ऑर्डर 9 है सर, अध्याय ई बुक का अध्याय 3 है। इसमें ऑर्डर 9 में बताया है पक्षकारों की उपस्थिति के बारे में, उपस्थिति, उपसंजात और अनुपसंजाति के बारे में। और मैं चूंकि हमारे वीडियो सर, इसमें जो मुख्य बातें हैं उसी के संबंध में मैं आपको फोकस कर रहा हूँ। इसका उदाहरण देख लेते हैं। अमित ने वाद दायर किया, समन भेजा, लेकिन सुमित अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। यदि समन विधिवत शामिल हो चुका तो अदालत आदेश 9 नियम 6 के अंतर्गत अमित के पक्ष में एक तरफा डिक्री पारित कर सकती है। यदि अमित स्वयं उपस्थित नहीं हुआ तो आदेश 9 रूल 13 के तहत बात खारिज किया जा सकता है। ये सारे प्रावधान है। आदेश 11 में डिस्कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, जो कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बता दिया, और इस पे मैं काफ़ी वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। और इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं सर। आदेश 33 में निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद दायर करना, कि निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद किस प्रकार से दायर किया जाएगा, उसके प्रावधान मैंने इसमें लिखे हुए हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता भी देता हूँ कि एक उदाहरण ले लेते हैं इसमें समझने के लिए। रामलाल जो एक ग्रामीण मजदूर है, अपने खेत पर अवैध कब्जा हटाने के लिए दीवानी वाद दायर करना चाहता है। 20,000 रुपये कोर्ट फीस वहन नहीं कर सकता। आदेश 33 नियम 1 के तहत आवेदन करता है। कोर्ट उसकी आय और संपत्ति की रिपोर्ट मंगवाती है। यदि योग्य पाया जाता है तो वह इंडिजेंट पर्सन की श्रेणी में स्वीकार कर लिया जाता है। एक मेरे ही खुद का प्रकरण है सर, जिसमें मेरा पक्षकार दोनों पैरों से विकलांग था। उसकी घटना उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ, क्योंकि हम आदेश 33 से संबंधित बात कर रहे हैं। वो मामला बड़ा ही पेचीदा था सर। वो पैतृक संपत्ति 3 भाइयों को मिली। एक भाई दोनों पैरों से विकलांग था। दूसरे भाइयों से उसने कहा कि मेरी खेती, एक भाई से कहा कि इस पे आप खेती करो और मुझे आधा गल्ला आप दे देना, और मुझे रोटी कपड़ा मकान का मेरा ध्यान रख लेना। कुछ समय तक भाई ने फसल दी, बाद में फसल देना बंद कर दी और उसके खेत पे भी कब्जा करने की धोस देने लगा। तब उसने मुझसे संपर्क किया
तब वाद वास्तविक घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का वाद मेरे द्वारा कोर्ट में उसकी ओर से पेश किया गया। वाद विचारण के दौरान ही उसके भाइयों ने उससे फिर संपर्क किया और उसको बड़े प्रेम पूर्वक या उसको जाल में फंसाकर या जो भी कह लें उसकी विकलांगता का फायदा उठाकर उसको भावुक करके उससे राजीनामा कर लिया। अब आप देखेंगे बड़ी अजीब बात कि वो मेरे पास लौटकर भी नहीं आया, एक अन्य वकील से मिलकर कोर्ट में राजीनामा पेश करके वो घर चला गया और राजीनामे के आधार पर आदेश 23 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत वो राजीनामे के आधार पर डिसाइड कर दिया गया। जब मैं अगली पेशी पे तारीख लेने कोर्ट में गया तब मुझे पता लगा। उसके कई महीने बीत गए और कई महीने बीतने के बाद फिर वो मेरे पास आया जब उसके भाइयों ने उस जमीन को छीन कर उसको भगा दिया। अच्छा, राजीनामा करने के बाद उसने वो जमीन की रजिस्ट्री भी बिना पैसे लिए उसके भाइयों के हक में करा दी। सिर्फ एक एग्रीमेंट लिखा कि मैं बिना रुपये लिखे लिए अपने भाइयों के पक्ष में रजिस्ट्री करवा रहा हूँ। ये मेरा पूरे जीवन कपड़ा, रोटी, मकान, दवाई, इलाज इसका पूरा ध्यान रखेंगे और मेरी केयर करेंगे। ये एकमात्र सबूत उसके पास बचा, उसके अलावा कोई सबूत नहीं बचा। उसने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का पूरी जमीन का निष्पादन उसके भाइयों के पक्ष में करा दिया। रजिस्ट्री होने के बाद भाइयों ने मारपीट करके उसको भगा दिया। अब वो मेरे पास आया। अब मैंने उससे ये कहा कि आपने पहला राजीनामा क्यों कर लिया, मुझे आपने खबर तक नहीं दी, सूचना भी नहीं दी। अब ठीक है सर, अब ये उसकी गलती है, मेरा काम वकालत करना है, जहां तक हो सकता है उसके लिए रास्ता निकालना है। तो मेरे द्वारा फिर उस एग्रीमेंट के आधार पर मुख्य आधार बनाते हुए ये इसमें राशि का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और ये रजिस्ट्री भी विधि अनुसार नहीं है, ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को शून्य घोषित कराया जाए और कब्जा दिया जाए और मालिक घोषित किया जाए। अब इसमें सवाल ये उठता है कि सर जमीन की कीमत भी काफी थी, 40-50 लाख, अधिकतम कोर्ट फीस 1.5 लाख बनती है, गरीब आदमी कहाँ से देगा, दो ही पैर से विकलांग था। तब मेरे द्वारा आदेश 33 नियम 1 के तहत आवेदन कोर्ट में पेश किया गया। तकरीबन 1.5 साल का समय लगा सर हमें इसमें। कलेक्टर साहब को कोर्ट ने सूचना दी, तहसीलदार साहब को दी, पटवारी महोदय के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, फिर न्यायालय के द्वारा उसको स्वीकार किया गया और उसकी कोर्ट फीस को माफ किया गया। एक प्रैक्टिकली उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि निर्धन व्यक्ति भी कोर्ट में दावा पेश कर सकता और आदेश में आखिर क्या अंतर है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। जो चार्ट मैंने तैयार किया, अंतर का सार, धारा बनाम आदेश। तो इसमें जो धारा जो मैंने आपको जो वीडियो के प्रारंभ में बताई थी कि उनका शीर्षक और टाइटल भी लगभग एक जैसा ही था और उनके प्रावधान भी एक जैसे ही थे, लेकिन इसमें कुछ तो अंतर होना चाहिए। एक लगायत 158 धाराएं हैं और कुल 51 आदेश हैं। ये आखिर ऐसे क्यों बनाए गए? तो इसकी जो प्रकृति है धारा की, मुख्य विधिक प्रावधान है इसमें सर, और आदेश में व्यवहारिक प्रक्रिया, ये इसमें महत्वपूर्ण अंतर है जो इसमें बताया गया है। और न्यायालयवादी सरकारी अधिकारियों को एक कानूनी ढांचा इसमें प्रदान किया गया है और पक्षकार व न्यायालय को विस्तृत कार्य पद्धति दी गई है आदेशों के अंतर्गत। धारा 27 कहती है समन भेजा जाएगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है समझने के लिए, शॉर्ट में ही बता रहा हूं सर आपको कि धारा 27 कहती है कि समन भेजा जाएगा और आदेश 5 नियम 1 क्या कहता है, 1 से 5 ये बताते हैं कि कैसे, कब, किसे और कहां भेजा जाएगा। ये आदेश 5 में बताया गया। 27 में सिर्फ ये कहा गया है कि समन भेजा जाएगा, 5 में किसे, कब, कैसे और कहां भेजा जाएगा। ये विस्तृत व्याख्या इसमें की गई। यही महत्वपूर्ण अंतर है जो इसमें बताया गया है। तो इन्हें अलग अलग क्यों रखा गया है, तो उसका वर्गीकरण सर मैं आपको बता चुका हूँ। लचीलापन प्रदान करना, और उदाहरण से हम समझ लेते हैं। रमेश ने सुरेश पर वाद किया तो सेक्शन 26 प्लेंट प्लस एफिडेविट उसको देना होगा कोर्ट में। आदेश 4 नियम 1 प्लेंट में विवरण होना चाहिए और काज ऑफ एक्शन, पार्टीज, रिलीफ आदि का पता होना चाहिए उसमें। अब कोर्ट समन जारी करता है धारा 27 के तहत। आदेश 5 रूल 1-2 समन कैसे तैयार किया जाए, उस पर क्या लिखा होगा, कब भेजा जाएगा। सुरेश किसी अन्य राज्य में है तो सेक्शन 28 लागू होगा। सुरेश जानबूझकर समन लेने से इनकार करता है तो सेक्शन 32 के तहत भी प्रावधान दिए गए। तो ये सभी चीजें दी गई हैं। अब मैं अंत में लिमिटेशन पे आता हूँ सर आपको। यह हमारे वीडियो का अंतिम पार्ट है। अब इसमें लिमिटेशन की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर देता हूं, क्योंकि हमारा वाद का टाइटल है कि वाद पत्र कैसे लिखा जाता है। टाइटल सर छोटा सा है, लेकिन ये सारे प्रावधानों का पालन आपको उसमें करना होगा। अगर इन प्रावधानों का पालन जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ से लेकर अभी तक बताए आपके द्वारा नहीं किया गया, तो वो वाद पत्र आपका चलने योग्य नहीं होगा। अब लिमिटेशन भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि प्रमुख दीवानी दावे,
भारतीय कानून लिमिटेशन एक्ट 1963 सॉरी, भारतीय कानून के अंतर्गत यह निर्धारित करता है कि किसी विशेष प्रकार के दीवानी दावे को अदालत में कितने समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा पीरियड लिमिटेशन के भीतर दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता तो वह समयबद्धता के कारण न्यायालय में स्वीकार नहीं किया जाता, और भले ही दावा तथ्यात्मक रूप से सही हो। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है सर, कि यदि आपका दावा सही भी है तथ्यात्मक रूप से, लेकिन समय सीमा अवधि में नहीं आ रहा है, तो भी वो निरस्त किया जा सकता। प्रमुख दीवानी दावों की समय सीमा इसमें कुछ बताइए, मैं आपको बता दूं सर। इसमें जैसे कि अचल संपत्ति पर कब्जा वापस लेने का दावा, अनुच्छेद 65 12 वर्ष है, जब प्रतिवादी ने कब्जा स्वीकृत कर दिया हो। उदाहरण है, यदि कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर 1/1/2010 से कब्जा कर बैठा हो और आपने 1/1/2022 तक कोई दावा नहीं किया, तो आपका दावा समय बाध्य होगा। सरकारी भूमि पे 30 वर्ष का बताया है। संविदा से संबंधित दावों में 3 वर्ष है। मौखिक या लिखित अनुबंध में वसूली का दावा 3 वर्ष अनुबंध उल्लंघन की तिथि से होगा। उदाहरण के तौर पे 1/1/2020 को उधार दिया और पैसा 1/1/2021 को लौटाना था, तो अंतिम तिथि 1/1/2024 होगी। मतलब वाद कारण 1/1/2021 से चालू होगा, जिस तारीख को लौटाने की तारीख आपकी की गई थी 21 से 22 23 24 3 साल बाद, मतलब 24 में उस तारीख से पहला वाद आपको पेश करना होगा। यदि आपने समय अवधि निकलने के बाद पेश किया तो आपका वाद चलने योग्य नहीं होगा। कोई उचित रीजन आपके पास है, वाद पत्र में आपको उल्लेख करना होगा, जैसा कि आदेश 7 नियम 6 में मैंने आपको बताया था परिसीमा के संबंध में स्पेशल प्रावधान है, वाद पत्र में उसका उल्लेख करना होगा। लिमिटेशन धारा 5 का भी आप आवेदन अलग से लगा सकते हैं, उसमें लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 में ये विलंब माफी का स्पेशल आवेदन है। यदि न्यायालय को उचित लगता है तो समय अवधि को माफ करके आपका दावा स्वीकार कर सकती है, क्योंकि ये आपने यदि प्रारंभिक स्टेज में नहीं किया तो जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया है कि ये वाद में फिर जब निराकरण किया जाएगा उस समय आपका वाद निरस्त कर दिया जाएगा, तब आपको ये गलती बड़ी ही भारी पड़ेगी सर। 2 4 5 6 साल बाद यदि आपका दावा खारिज कर दिया गया तो आपको अपूर्ण क्षति होगी। इसलिए आप ये प्रारंभिक तौर पर ही चेक कर लें कि वाद पत्र कहीं ऐसा तो नहीं कि समय अवधि के बाहर आपके द्वारा पेश किया जा रहा, क्योंकि हम जो आज चर्चा कर रहे हैं कि वाद पत्र कैसे लिखा जाता है, तो उसमें ये सभी चीजों का सर आपको ध्यान रखना आवश्यक है। कर्जों की वसूली का 3 वर्ष है, लिखित उधारी पर वसूली, और इसी प्रकार से चेक बाउंस में, इसी प्रकार से सर इसमें प्रतिकर के लिए जो दावे हैं उसमें भी 3 वर्ष की बताई गई है, और डिक्री आदेश का पालन 12 वर्ष का बताया गया है। रास्ते पे कोई दावा है, 3 वर्ष की उसमें अवधि है उसकी लिमिटेशन, और ट्रस्ट के बारे में बताया गया है। तो ये सभी इसमें बताई गई है, मेरे इसमें ई बुक के अंदर मैंने लिखा है। और ये कुछ अनुच्छेद भी लिखे हैं, जैसे अनुच्छेद 65 में हक के आधार पर कब्जे आप ले रहे हैं तो 12 वर्ष के अंदर आपको दावा पेश करना होगा। कोई ज़मीन 1/1/2010 को कब्जाई गई है तो 1/1/2022 तक आपको उसमें दावा करना होगा। लिमिटेशन नहीं निकले, ध्यान रखना होगा, सीधी सी बात है सर। उसी के बाद जो है कि 67 में है संपत्ति की वापसी, भूमि स्वामी द्वारा अभिधारी से कब्जे के पुनर्वितरण के लिए बाद 12 वर्ष बताया है। 54 में ऋण की वसूली 3 वर्ष, 58 में कोई अन्य घोषणा अभिप्राप्त करने के लिए 3 वर्ष, 74 में विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए प्रतिकर के लिए 1 वर्ष, अनुच्छेद 23 में संपत्ति क्षति के लिए 3 वर्ष, 29 में सादे बंद पत्र पर जहाँ की ऐसे दिन निर्दिष्ट हो 3 वर्ष, 106 में वसीयत की चुनौती 12 वर्ष के अंदर, और 113 अनुच्छेद में बताया गया है कोई भी वाद जिसके लिए कोई परिसीमा काल इस अनुसूची में अन्यत्र उपबंधित नहीं है, घोषणा हेतु वाद 3 वर्ष के अंदर पेश करना होगा। 136 में न्यायालय की डिक्री का निष्पादन 12 साल के अंदर आपको पेश करना होगा। 137 में कोई अन्य आवेदन नहीं हो तो 3 वर्ष। तो इस प्रकार से ये इसके बाद ई बुक का सर समापन है, और ये ई बुक का मैंने आपको टाइटल भी बता दिया, वाद पत्र कैसे लिखा जाता है, और जो मैंने आपको वीडियो में जानकारी दी है वही किसी न किसी रूप में इस ई बुक के अंदर मेरे द्वारा लिख दिया गया है। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, आदेश 4 पूरे उसके उपनियम, धारा 26, आदेश 7 नियम 1, आदेश 5, आदेश 6 उसके पूरे उपनियम जो हैं 1 लगायत 15 16 17 18 जो मैंने आपको बुक के अंदर से भी पढ़ के बताए। ये आदेश 7 के सभी उपनियम, आदेश 8 प्रति दावा उसका उत्तर, ये सभी चीज़ें मैंने इस ई बुक के अंदर लिखी हैं। और वाद पत्र की ड्राफ्ट भी मैंने एक आइडियल ड्राफ्ट आपके लिए समझाने के लिए तैयार की है।
हालांकि आपके केस की परिस्थिति और कंडीशन के हिसाब से आपको आपके हिसाब से लिखना होगा, लेकिन इन कानूनों का उसमें पालन सर आपको नितांत आवश्यक होगा जो मैंने बताया। क्योंकि हमारे वीडियो का टाइटल है कि वाद पत्र कैसे लिखा जाए, तो वाद पत्र ऐसे ही लिखा जाएगा। जो सारी जानकारियां मैंने आपको दी हैं, ये सभी धाराएं और आदेश के तहत इन नियमों का पालन करते हुए आपको कोर्ट में वाद पत्र पेश करना होगा। यदि आपने नियमों का पालन नहीं किया तो आपका वाद पत्र कोर्ट में चलने योग्य नहीं होगा। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आज का हमारा वीडियो है, बड़ा ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइटल है। आज वीडियो कुछ लंबा जरूर हो गया, लेकिन कानून की बातें कम शब्दों में कही भी नहीं जा सकती सर। यदि मैं बुक के अंदर से धड़ाधड़ आपको पढ़ के बता दूं और बिना रुके मुश्किल से 5 मिनट भी न लगे, 10 मिनट भी न लगे, तो भला क्या वो चीज समझ में आ सकती है सर? जो व्याख्या, जो डिटेल, जो उदाहरणों के साथ यदि हम कानून पे विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे तो हम उसको समझ भी नहीं पाते हैं। बुक में तो लिखा हुआ है सर, अगर बुक में लिखा हुआ है तो उसको किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा, उसका प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई होगा, ये सब हमें समझना बेहद आवश्यक है। और वाद पत्र एक प्रैक्टिकल प्रक्रिया है सर। हम जब अध्ययन करते हैं, बुक को हम पढ़ते हैं, तो वो प्रैक्टिकल ज्ञान और जब हम कोर्ट में अप्लाई करते हैं, दावा तैयार करते हैं हमारे पक्षकार की घटना और परिस्थिति को लिख के, तो उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना कहते हैं। तो इसका पालन करना इन कानूनों के तहत बेहद आवश्यक है। और आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है कि वाद पत्र कैसे लिखा जाएगा। इसकी ई बुक से भी आपको मैंने परिचित करा दिया है। इस ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड कर दूंगा ई बुक, और उसके आगे डाउनलोड आपको लिखा दिखाई देगा। 199 रुपीज मात्र इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है, 199 रुपये। यदि आप में से किसी को आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। ये आपकी व्यक्तिगत उपयोग के लिए है सर, व्यक्तिगत जानकारी के लिए है। और ये मात्र एक पीडीएफ है जो कानून की धाराओं को एक जगह इकट्ठा करके आपको समझाने की कोशिश की गई है। इसको आप ना तो किसी अदालत में पेश कर सकते हैं, ना ही किसी सरकारी कार्यालय में पेश कर सकते हैं, और ना ही किसी वेद जो सरकारी दफ्तर है आप इसको वहां पेश कर सकते हैं। ये आपके निजी ज्ञान और निजी उपयोग के लिए है, एक मार्गदर्शन और एक सूचना मात्र है। हाँ, इसको जो बुक में आपको दिया गया है और जो बुक में न्याय दृष्टांत दिए गए हैं, आप उनकी कॉपी करके कोर्ट में पेश कर सकते हैं, और बुक को भी आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। और आप मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है, तो ये चूंकि जानकारी मेरे द्वारा दी गई है विधि के तहत आपको, लेकिन आपके केस में किस प्रकार से अप्लाई होगी तो ये आपको आपके वकील साहब से भी इसमें संपर्क करना होगा। उसके बाद ही आप ये सारी जानकारी वहाँ अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि आप आनंद फानंद में सुनने के बाद उसको अप्लाई कर दें, क्योंकि ये एक मार्गदर्शन और एक सूचना है, एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का प्रयास है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, और इसके अलावा मैंने नोटरी से रिलेटेड भी तकरीबन 50 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं, और वसीयत से संबंधित भी, एनएस से संबंधित काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।